नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, और इसमें हम केवल जीएस के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे जो कि 12 फरवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 2 का है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिकी रूप से समान व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं। समान व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी रूप से समान व्यक्ति पैदा करने की बात कही है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है स्कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रजनन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है क्लोनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा क्लोनिंग। क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अलैंगिक विधि के द्वारा एक जीव से दूसरा जीव तैयार किया जाता है। इस विधि को, इस क्रिया को हम क्लोनिंग कहते हैं, जिसमें समान व्यक्ति या समान गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। स्वर्ण मतलब गोल्ड। गोल्ड का आणविक सूत्र बताना है कि गोल्ड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। पहला ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन है AU, तीसरा ऑप्शन है AL और चौथा ऑप्शन है AG। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गोल्ड को हम AU से प्रदर्शित करते हैं। गोल्ड का जो परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 79। आप याद रखिएगा कि गोल्ड का जो परमाणु क्रमांक है वो 79 है और AU से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा हुआ है कि डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार से अवसर पैदा करता है। यानी कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का उत्पन्न अवसर पैदा करेगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तीसरा ऑप्शन है गरीबी विरोधी कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उत्पन्न करने का अवसर पैदा करता है। ये आप याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हुआ है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, तीसरा ऑप्शन है नुब्रा ग्लेशियर और चौथा ऑप्शन है हरी पर्वत ग्लेशियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसके बारे में हम अगर बात कर लें कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, तो सियाचिन ग्लेशियर के अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु है। सियाचिन ग्लेशियर को हम विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम जो रेंज है इसमें आता है। इसके अलावा याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान का इस पर युद्ध हुआ है। इस युद्ध को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिस ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। ये मेघदूत आप याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम है मेघदूत। और इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी का उद्गम स्थल भी सियाचिन ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नुब्रा नदी। तो इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा हुआ है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष जो कहते हैं वो हम कहते हैं ऑप्शन डी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क की संज्ञा भी दी जाती है, बिस्मार्क भी हम कहते हैं। इसके अलावा इनको सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि सरदार
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बरदौली की जो महिला थी उन्होंने इन पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी थी। कहाँ की महिलाओं ने? बरदौली की महिलाओं ने। इसके अलावा याद रखिएगा कि वल्लभ भाई जो पटेल हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इतनी सारी बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है कि चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग को का जो प्रमुख होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार के द्वारा और चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग के प्रमुख को नियुक्त करते हैं। इसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो मान्य होता है। ये कई बार पूछा हुआ है कि चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है उसका कार्यकाल क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये भी याद रखिएगा वर्तमान में जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं वो वर्तमान में सुनील चंद्रा चुनाव आयोग के प्रमुख हैं। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से संबंधित हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। आपको बताना है कि जो 1948 का ओलंपिक खेल हुआ था, इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है किशन लाल, दूसरा ऑप्शन है सरदार सिंह, तीसरा ऑप्शन है मनप्रीत सिंह और चौथा ऑप्शन है आकाशदीप सिंह। तो 1948 में जो स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के खिलाड़ियों ने, उस समय इसके जो कैप्टन थे, कप्तान थे, वो थे सरदार किशन लाल सिंह। किशन लाल सिंह इसके कप्तान हुआ करते थे 1948 में। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि वर्तमान में जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं वो हैं मनप्रीत सिंह। वर्तमान में जो हॉकी टीम के कप्तान हैं वो हैं मनप्रीत सिंह। ये आप याद रखिए, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कि चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव कराना, दूसरा ऑप्शन है चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण करना, तीसरा ऑप्शन है चुनाव का निरीक्षण करना और चौथा ऑप्शन है स्थानीय चुनाव करवाना। कौन सा निम्न में से ऐसा काम है जो चुनाव आयोग का नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थानीय चुनाव कराना। स्थानीय चुनाव कराना चुनाव आयोग का ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, जबकि ये जो स्थानीय चुनाव कराने का जो काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसको करवाता है, तो चुनाव आयोग का ये काम नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है कि रबी फसलों की बुआई की जाती है, यानी जो रबी फसल होती हैं उन्हें हम कब बोते हैं, ये आपसे पूछा है। तो रबी फसल के लिए आप याद रखिएगा कि रबी जो फसलें होती हैं उन रबी फसलों को हम अक्टूबर नवंबर के महीने में तो बोते हैं, इसकी बुवाई करते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसकी बुवाई की जाती है और फरवरी और मार्च के महीने में इनकी कटाई की जाती है। फरवरी और मार्च के महीने में इनकी कटाई की जाती है। वो सारी फसलें कैसी कहलाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। जैसे हम देखें गेहूं की फसल, चना की फसल, जौ की फसल, मसूर की फसल, सरसों की फसल, ये सारी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में काटी जाती हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं रबी की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है।
ये आपसे पूछा है और 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पुणे और तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है ये आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है। निम्न में से 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो शहनाई वादक रहे हैं। पहला ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है रविशंकर, तीसरा ऑप्शन है हरिप्रसाद और चौथा ऑप्शन है लतीफ़ खां। तो जो महत्वपूर्ण शहनाई वादक रहे हैं वो रहे हैं बिस्मिल्लाह खां। ये महत्वपूर्ण शहनाई वादक हैं, शहनाई बजाने का काम करते हैं। इसके अलावा हम इनके अलावा इन 3 ऑप्शनों की और भी बात कर लें तो जो रविशंकर हैं ये रविशंकर सितार वादक हैं, ये सितार बजाते हैं। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक रहे हैं, बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा लतीफ़ खां वो हैं वो सारंगी वादक हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक और लतीफ़ खां सारंगी वादक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा है कि प्लासी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था। 4 डेटें हैं आपके पास, 1757, 1857, 1900 और 1957। प्लासी के युद्ध की डेट बतानी है आपसे। प्लासी की युद्ध की डेट क्या होगी। तो इसकी जो प्लासी के युद्ध की जो डेट है वो आप याद रखिएगा कि 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, 23 जून 1757 में। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्योंकि इसकी डेट भी कई बार रिपीट होती है, कई बार डेट भी पूछी जाती है, तो आप याद रखिएगा 27 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में ये पूछा है कि डैश 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म कौन सी है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 2021 में जो जीडी का एग्ज़ाम होगा उसमें 20 और 21 की करंट अफेयर पूछी जाएगी, ये 18 की करंट अफेयर। फिर भी आप याद रखिएगा कि 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए जो फिल्म भेजी थी उस फिल्म का नाम है न्यूटन। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ऑस्कर अवार्ड के लिए इसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछा गया है वैश्विक प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है। वैश्विक प्रतियोगिता में पहली भारतीय महिला बतानी है जो जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं, भारत से बिलोंग करती हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है दीपा कर्माकर, दूसरा ऑप्शन है साक्षी मलिक, तीसरा ऑप्शन है सीमा पूनिया और चौथा ऑप्शन है हिमा दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। दीपा कर्माकर भारत की पहली महिला हैं जो कि जिम्नास्ट खेलती हैं। इन्होंने 2018 में स्वर्ण पदक जीता था, पहली जिम्नास्ट खिलाड़ी भी हैं और स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा था। तो आप याद रखिएगा भारत की पहली जिम्नास्ट महिलाएं दीपा कर्माकर। इसके अलावा और कुछ अन्य ऑप्शनों की हम बात कर लें तो यहाँ पर हिमा दास ये रेसर हैं, यानी कि दौड़ धावक हैं ये। इसके अलावा ये जो साक्षी मलिक हैं, साक्षी मलिक कुश्ती से संबंध रखती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा हुआ है कि पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है, जल को कौन ले जाता है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है सिराएं, तीसरा ऑप्शन है जाइलम और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम। तो आप याद रखिएगा कि जल का जो परिवहन करते हैं पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर जो जल ट्रांसप्लांट करने का काम करते हैं वो करते हैं जाइलम। और जबकि फलों से जड़ों तक जो भोजन लाने का काम करते हैं वो फ्लोएम करता है। तो आप याद रखिएगा जल का परिवहन पूछा है तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जाइलम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा हुआ है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ी दल के प्रति उत्तरदायी कौन है।
लोकतंत्र में सत्तारूढ़ी दल के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? ये ऑप्शन है 4 आपके पास। पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है विपक्ष, तीसरा ऑप्शन है इसके नेताएं और चौथा ऑप्शन है लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जनता या लोगों, जो कि सत्तारूढ़ी दल के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी होती है या लोकतंत्र के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी होती है, वो होती है जनता या पीपल कह सकते हैं या आप लोग कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा हुआ है आपसे, पुस्तक द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपसे पूछा है। ये आप बताइएगा कि पुस्तक पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर ये किसके द्वारा लिखी हुई है? तो पहला ऑप्शन है अशोक गहलोत, दूसरा ऑप्शन है शशि थरूर, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम है पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में या नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में वर्णन किया गया है शशि थरूर के द्वारा। तो आप याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? सबसे बाहरी श्रृंखला आपसे पूछी है, सबसे बाहरी श्रृंखला बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है हिमाद्री, दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल, तीसरा ऑप्शन है कैलाश और चौथा ऑप्शन है शिवालिक। तो सबसे जो बाहरी परत जो है हिमालय की वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये हिमालय की सबसे बाहरी परत के रूप में या बाहरी श्रृंखला के रूप में माना जाता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण इनकी श्रृंखलाओं को विभाजित करने की बात करें, बांटने की बात करें, तो सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, इसके बाद आता है हिमाद्री हिमालय, इसके बाद आता है मध्य हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले नंबर पर ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर हिमाद्री हिमालय, तीसरे नंबर पर मध्य हिमालय और चौथे नंबर पर शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय आपकी बाहरी श्रृंखला हो जाएगी, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा है कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ये आपसे पूछा है, या ये आप कह सकते हैं उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, दूसरा ऑप्शन है ब्रंकाई, तीसरा ऑप्शन है मूत्राशय और चौथा ऑप्शन है मूत्रमार्ग। मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये ब्रंकाई इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ब्रंकाई ये श्वसन तंत्र का भाग होता है, श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है, ये हमारे फेफड़ों में पाया जाता है। जबकि ये तीनों किसके भाग हैं? मूत्र प्रणाली के भाग हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता था। कौन सा संगीतकार है जिसने अकादमी पुरस्कार को जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है सोनू निगम, दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बर्मन, तीसरा ऑप्शन है ए.आर. रहमान और चौथा ऑप्शन है अनु मलिक। ये अनु मलिक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति का नाम बताना है। वो व्यक्ति है आपका आर.ए. रहमान। आर.ए. रहमान की अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम है अल्लाह रखा खां, या पूरा नाम अगर बात करें तो अल्लाह रखा रहमान खां इनका पूरा नाम है। इस आर.ए. रहमान साहब को 2009 में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था और इन्होंने अकादमी पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा है कि मनुष्य, वनस्पति एवं जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें से जीवन होता है वे कहलाते हैं। यानी कि आपको बताना है कि जिनमें जीवन पाया जाता है हम उसे क्या कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है, वनस्पति है, जीव जंतु है, मत्स्य का मतलब होता है मछली, पशुधन, इन सब में जीवन होता है, इनको हम क्या कहते हैं, कौन से स्रोत में हम रखते हैं, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। नवीनीकरण स्रोत, दूसरा ऑप्शन है संभावित संसाधन, तीसरा ऑप्शन है अजैविक संसाधन और चौथा ऑप्शन है जैव संसाधन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जैव संसाधन, क्योंकि ये लिविंग हैं सारे, इसीलिए हम इनको जैव संसाधन कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। ये आपसे पूछा है कि डिजिटल का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है नगद लेन देन, तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड लेन देन, चौथा ऑप्शन है एटीएम लेन देन। तो नगद लेन देन जो नहीं है वो है नगद लेन देन, यानी डिजिटल लेन देन में नगद लेन देन नहीं आता है, जबकि पेटीएम आता है, क्रेडिट कार्ड आता है और एटीएम आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है कोपरनिकस, दूसरा ऑप्शन है मर्फी, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। तो सौरमंडल की जो खोज की थी वो थी कोपरनिकस ने, और डेट याद रखिएगा, ये एक डेट थी 1543। 1543 में कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। इसके अलावा हम बात कर लें अन्य ऑप्शनों के बारे में है, तो अन्य ऑप्शन वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो कि समुद्री मार्ग से भारत आया था, और ये भारत आया था 1498 ईस्वी में। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, या गुरुत्वीय नियम दिए थे, या ये कह सकते हैं न्यूटन की गति के नियम दिए थे। इसके अलावा न्यूटन को हम फिजिक्स का जनक कहते हैं। ये सारी बातें आप इस क्वेश्चन से संबंध रख सकती हैं, और इसका राइट आंसर होगा क्या? सौरमंडल, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है। मिश्रित धातु नहीं है ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है टांका, दूसरा ऑप्शन है पीतल, तीसरा ऑप्शन है कांसा और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ये मिश्र धातु नहीं है। चांदी क्या है? मिश्र धातु नहीं है। इसके अलावा ये तीनों जो ऑप्शन दिए हैं वो मिश्र धातु दिए हैं। मिश्र धातु हम उन्हें कहते हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर, या एक धातु एक अधातु से मिलकर बनी हो, हम उसे मिश्र धातु की संज्ञा में रखते हैं। आगे इसके अलावा अगर हम बात करें, जो टांका होता है वो टांका दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो होता है टिन और एक होता है सीसा। जब टिन और शीशे को मिलाते हैं तो टांका बनेगा। जब आप तांबा और जिंक को मिलाते हैं तो पीतल बनेगा, और जब आप तांबा और टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनेगा। जबकि चांदी मिश्र धातु नहीं है, एक प्रकार की एक धातु है ये। इसके अलावा आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा है डायरेक्ट। पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है अरविंद घोष। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। डेट याद रखिएगा 1828। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, जो कि 12 फरवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 2 में आए हुए थे। ये आप इसके प्रीवियस ईयर हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, या टेलीग्राम चैनल पर आप जाके सर्च करेंगे नीतीश सर ग्लोबल, या आप सर्च कर सकते हैं ग्लोबल जीएस क्लासेस बाय नीतीश सर, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।